अगर आप हवाई जहाज़ से भी इस एरिए को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई जैसे कोई फैक्ट्री एरिया आ गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको भी अजूबा होगा और यहाँ जो भी आदमी आता है वो अजूबा करता है कि यार इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाया। हमारा एक सपना था, वो सच हुआ। हम चाहते हैं कि ये सपना और किसानों का भी सच हो। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों अभी मैं जयपुर में आया हूं। जयपुर में एक गांव है, यहाँ पे इस गांव का नाम मिनी इज़राइल भी रखा हुआ है। और मिनी इज़राइल नहीं, मैं तो कहूँगा कि इज़राइल ही है, क्योंकि गांव के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पे ओपन फार्मिंग तो हो ही नहीं रही, सिर्फ पॉली हाउसेज हैं। और यहाँ पे एक अंकल जी हैं, खेमाराम चौधरी जी, जो परिचय के मोहताज ही नहीं हैं। वो पिछले काफ़ी टाइम से पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं और उनका मानना ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन वो ले रहे हैं उसमें ट्रेडिशनल खेती के मुकाबले बहुत अच्छा प्रोडक्शन वो ले रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैश क्रॉप करते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, शिमला मिर्च हो गई। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो अभी ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं और डरते हैं पॉली हाउसेज से कि आंधी आ जाएगी, वो फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये वीडियो आपका पूरा जो नज़रिया है वो बदल देगी। वीडियो को एंड तक देखना है आपको। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे और मिलवाता हूँ आपको अंकल जी से और जानेंगे उनसे इस फार्मिंग के बारे में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम आपके गांव में आए हैं, आपके घर पर आए हैं। सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए आप। मैं खेमाराम चौधरी, ग्राम गुड्डा कुमावतान, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं और इस मिनी इज़राइल के क्षेत्र का एक छोटा सा किसान हूं। जी, हम इस रोड से निकल रहे थे और हमने देखा पूरे गांव में पॉली हाउस हैं। एक छोटा सा अपने आपके फार्म है, पॉली हाउसेज हैं, उनका टूर हमारे दर्शकों को करा दीजिए और हम चलते बात करेंगे। ठीक है सर, आइए सर, हम दिखाते हैं। देखिए ये राजस्थान है और दुनिया जानती है कि राजस्थान में डेजर्ट ज़्यादा है, ठीक है, रेगिस्तान ज़्यादा है और पानी की कमी है। पानी भी जो है वो 300-400 फुट पे है। तो आपने इतना अच्छा यहाँ पे माहौल बना रखा है और इतनी अच्छी आपके गांव का नाम भी है, पॉली हाउसेस में मिनी इज़राइल कहा जाता है इसे। तो कैसे वो संभव हुआ ये? तकनीकी है और तकनीकी और टेक्नोलॉजी दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी किसान अपनाएं या वैज्ञानिक अपनाएं उसी से विकास संभव होता है। और ये टेक्नोलॉजी और तकनीकी हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों की देन है कि जब हम शुरू में एग्रीकल्चर मेलों में जा करके बूंद बूंद सिंचाई के बारे में जाना पहचाना और उसको अपना करके हम अपने पानी की बचत सोची शुरू में, और पानी बचाने के कारण ही आज ये जो एरिया मिनी इज़राइल बन सका। क्योंकि जब हम फ्लड से पानी देते थे या फव्वारे से पानी देते थे तो हमारे तकरीबन 90% पानी व्यर्थ जाता था। और हमने जब बूंद बूंद सिंचाई अपनाई तो बूंद बूंद सिंचाई अपनाने से पानी की बचत तो हुई, परंतु पानी के साथ में हमारे खरपतवार ख़त्म हो गए। हमारे मल्चिंग विधि से पैदावार में हमारे ऑटोमेटिक डेढ़ा या दुगना बढ़वार हो गई। तो ये तकनीकी है, तकनीकी अपनाई तो सारा का सारा संभव हो सका। और फिर तकनीकी को देख करके हमारे उद्यान विभाग ने हमारे क्षेत्र के कुछ किसानों को इज़राइल भेजा, कुछ को थाईलैंड भेजा और वहाँ से ये तकनीकी सीख करके हम ये जो अपनाया। और जो हमारा ये जो एरिया एक मिनी इज़राइल नहीं, अब तो बड़ा इज़राइल भी कहेंगे तो मेरे हिसाब से हमारे को बहुत बड़ा गर्व होगा कि जिस टाइम पर इस मिनी इज़राइल का नाम निकला तब इसमें तकरीबन 150 या 125 पॉली हाउस के लगभग ही थे, परंतु आज मेरे हिसाब से इसमें 350 के लगभग अनुदान से बने हुए हैं और 200 पॉली हाउस बिगर अनुदान से बने हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी तकनीकी है और बहुत अच्छा पैसा मिला है। हमारा एक सपना था, वो सच हुआ। हम चाहते हैं कि ये सपना और किसानों का भी सच हो। जैसे आपने बताया बूंद बूंद सिंचाई, जैसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। तो हमारे यहाँ पे तो जी पानी बहाया जाता है, फ्लड इरिगेशन से होती है। आपके यहाँ पे वाटर लेवल 300 से नीचे है, 300 फुट से नीचे। हमारे यहाँ सिर्फ 45 फुट पे है। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है हमारी तरफ का किसान, ठीक है ना। पूरी फ्लड इरिगेशन में होती है, पूरे खेत भर रहते हैं। और हमारे जो मेन जो क्रॉप होती है वो शुगर केन, गन्ना और गेहूँ होती है, कभी कभार धान भी बोते हैं। तो आपके यहाँ तो पानी भी कम है, हमारे यहाँ पानी भी ठीक ठाक है, आप फिर भी यहाँ पे एक अच्छा उपज ले रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि इस गांव में यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं पॉली हाउसेस से। तो थोड़ा इस वाक्य को थोड़ा शेयर करें।
सर, जो परंपरागत खेती कर रहे थे हम, हमारे बुजुर्ग, और हम भी परंपरागत खेती में उतना ही पानी बहा रहे थे उस टाइम पर। 2012 से पहले हमारे उस टाइम ये कालक बांध भरा हुआ था, मतलब यहाँ भी हमारे 10-15 फीट पे पानी था, परंतु धीरे धीरे पानी की कमी आ गई और आज 400 फीट के लगभग हमारे पानी, पहले बात तो है ही नहीं, और है वो खारा है, अच्छा पानी है ही नहीं। और आपके एरिए में ज़्यादा पानी होने के कारण से वहाँ के किसानों को एक विश्वास नहीं है कि तकनीकी में घुसे, परंतु घुसने से पहले उनको एक विश्वास में लाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे को ही, तब हम इजराइल में ट्रेनिंग ले रहे थे तो हमारे को भी विश्वास नहीं था। हमारे को वहाँ 20-25 लाख रुपए की इनकम बताई तो हमारे मंत्री जी ने बाहर निकल करके मेरे को बोला कि बेटा इसमें रुपए लगते हैं या ये खीरे की पैदावार होती है। तो हमने भी बाहर निकल करके यही कहा, मंत्री जी ये तो अपने वाले तो झूठ बोलते ही थे, परंतु ये अपने वालों के भी बाप है झूठ बोलने में। परंतु यहाँ जब हमने अपनाया और इसमें जब पैसा लिया तब हमारे को विश्वास हुआ कि वो सच बोल रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे। 20-20, 25-25 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। यहाँ के राजस्थान के किसानों ने भी इसमें पैदावार निकाली है, तो बहुत अच्छी तकनीकी है। और मैं आपको माध्यम से आपके जो क्षेत्र में जो पानी को व्यर्थ बुआते हैं या उनको विश्वास नहीं है, तो आप एक डेलीगेट्स बना करके यहाँ विजिट करवाइए, क्योंकि वो भी यहाँ आकर के देखेंगे तो जैसे टीलों में एक जम्मू कश्मीर का सा स्वर्ग दिखता है, हमारे कोई पहचान नहीं थी। और अगर आप हवाई जहाज़ से भी इस एरिए को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई जैसे कोई फैक्ट्री एरिया आ गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको भी अजूबा होगा, और यहाँ जो भी आदमी आता है वो अजूबा करता है कि यार इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाया। तो ये संभव तब हो पाया जब इस तकनीकी को हमने अपनाया, और एक दूसरे को देख देख करके ही लोग बाग इसमें घुसते गए। और अच्छा पैसा मिलने के कारण से एक पे नहीं रुके, एक से किसी ने 5 बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 2 बनाए, किसी ने 1 बनाया। पहले सरकार अनुदान देती थी, परंतु सरकार अनुदान अभी भी दे रही है, ऐसी बात नहीं है। परंतु जिस टाइम पर सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी, इसमें घुसने की कोशिश कर रही थी, तब किसानों को विश्वास नहीं था। आज किसानों को इसमें विश्वास हुआ है, पैसा दिखा है तो हर किसान लगाना चाहता है। तो ये पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। जो किसान पहले इसमें अप्लाई किया और टाइम से संभल गए, उसको अनुदान मिल गया और वो तकनीकी को में घुस करके अच्छा पैसा ले रहा है। अब सारे किसान इस तकनीकी को अपनाना चाह रहे हैं। जैसे कि कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, हमारी तरफ जो है काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल सेट हो गए हैं। लोगों ने सब्सिडी के चक्कर में पहले अनुदान ले लिया, अब आंधी के चक्कर में उनके पहुँच फटे हुए हैं। तो गांव के आदमी यूँ कहते हैं कि भैया ये तो बेकार की चीज़ है, इसमें पन्नी फटी हुई है, उन्होंने तो करा तो ना छोड़ दिया, तमाम पैसे लगा दिया, वो फ्लॉप हो गए। तो उनके सामने कुछ एग्जांपल ऐसे हो गए हैं लोगों के आगे हमारी तरफ कि वो डरते हैं कि हमारा भी ये हाल ना हो जाए। अगर आप जैसे आपके गांव में आपने सबसे पहले शुरू किया और आपको देखा देखा पूरा गांव इजराइल बन चुका है, ठीक है। अगर हमारी तरफ भी अगर कोई बंदा इसमें अच्छे तरीके से इसमें रिवेन्यू बना पाया और अच्छे कामयाब हो गया तो लोग उसे भी फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का यही माध्यम है, जो किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, कि वो आप एक एग्जाम्पल हैं बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में, कि आप पहले ट्रेडिशनल खेती करते थे, अब आपने यहाँ पे कवर्ड खेती करके एक अच्छा यहाँ पे रिवेन्यू बना रहे हैं। तो इस चीज़ में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो आपके जहाँ फट गए और उनका एक संदेश गलत गया कि ये तो फटता है, फटते हमारे भी हैं, ऐसी बात नहीं, आंधी तूफान हमारे भी आते हैं, परंतु इसमें पैदावार ही इतनी अच्छी होती है कि वो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हमारे एक फसल में हो जाती है। हम उसको तुरंत तैयार करवा लेते हैं, क्योंकि नुकसान और फ़ायदा दोनों बहन भाई है। अगर नुकसान नहीं लगेगा तो कोई किसान यही नहीं समझेगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे कोई नुकसान लगा है, कि बड़ा नुकसान लगने से ही आदमी महान बनता है। हमारे भी शुरू में बहुत बड़ा नुकसान लगा था, और अगर उस नुकसान को हम सहन नहीं करते और हम बैठ जाते तो आज ये मिनी इजराइल नहीं बनता। तो मैं यही कहूँगा कि किसान, जो जुनूनी किसान हो, वो इसमें घुसे और हर संभव कोशिश करे कि हम इसमें सफल हो। और अगर हमारे से भी कोई अगर ज्ञान लेना चाहे और तकनीकी को सीखना चाहे तो हम भी तहे दिल से उनको बताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार या फिर वहाँ जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं, सबसे बड़ा रोल इसमें निभाता है उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों का, क्योंकि उनका तालमेल, अपने अपने क्षेत्र के किसान अपने अपने अधिकारियों से तालमेल रखे तभी इसमें ज़्यादा संभव हो पाएंगे। अन्यथा क्योंकि तकनीकी है, तकनीकी में ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है और ज्ञान हमारे वैज्ञानिक देते हैं। अगर वैज्ञानिक हमारे को
हाँ साथ रहे और टाइम से ज्ञान देते रहें तो जो हमारे बड़ा नुकसान होता है उससे हम बच जाते हैं और इसमें भी अच्छा पैसा मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे क्षेत्र के किसानों के नुकसान नहीं लगता, हमारे भी लगता है, परंतु हमारे एक जुनून चढ़ा हुआ है कि हम जितना पैसा कमा सके उतना इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती से ही कमा सकते हैं। परंपरागत खेती में तो हम आज दिन तक पहले ना तो पैसा कमाया और ना आगे कमा पाएंगे। वही एक आखिरी सवाल यही है मेरा किसान भाइयों को, फार्मर भाइयों को मोटिवेट करने के लिए कि जब आप ट्रेडिशनल खेती करते थे ओपन लैंड में, उससे उसमें और आज कवर्ड जैसे पॉली हाउस में कर रहे हैं, कवर्ड खेती कर रहे हैं, कितना फ़र्क है सर? पैसे वाइज? उसमें और इसमें तो रात दिन का फर्क है। उसमें तो कभी कभार हमारे को अगर कुछ बच जाता था, परंतु हर साल मौसम की मार हो जाती थी, कभी कभार ओले गिर जाते, कभी पाला गिर जाता। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये कवर्ड होता है, इसमें मतलब इंश्योरेंस भी होता है, अगर बड़ा नुकसान हो जाता तो इंश्योरेंस से कवर्ड हो जाता है। जी जी। और मैं यही कहूँगा कि जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती और परंपरागत खेती में तो रात दिन का फर्क है। परंपरागत खेती में तो पेट भरता है और इसमें जो 50 बीघे ओपन की खेती में पैदावार लेते हैं उतना 1 एकड़ में पैदावार हो जाती है, वो भी कवर्ड होती है, इंश्योरेंस होता है, इसकी गारंटी होती है। 50 बीघे वाले की तो फिर भी गारंटी नहीं है कि वो होगी कि नहीं होगी। उसमें तो 50 बीघे में पूरा खर्चा करने के बाद में भी जीरो हो सकता है, इसमें जीरो होने का चांस नहीं है, क्योंकि अगर इसमें बड़ा नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कवर्ड होता है, इंश्योरेंस से वो पूरा का पूरा पैसा किसान को मिल जाएगा, तो वो टूट नहीं सकेगा। जो किसान बाहर की ओपन की खेती में टूट जाते हैं वो टूटने का चांस इसमें नहीं है, ना के बरोबर है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में अंकल जी जिन्होंने हमें इतनी शानदार जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।